हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने लगे हैं, जो हमारी डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम टॉपिक है उसकी हम रिवीजन वीडियो बनाने लगे हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, रिवीजन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू द मेन लेक्चर्स, पर हाँ ये आपके लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्पफुल करेंगे। और जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं उसमें जो भी हम नोट्स को फॉलो कर रहे हैं वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल रहेगा। तो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद हम रिवीजन शुरू करते हैं। डिडक्शंस हम चैप्टर शुरू करें हैं। डिडक्शंस में मैंने आपको क्या बताया था, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस में क्या फर्क होता है। एग्जेम्पशन तो सर टोटल इनकम का ही नहीं पार्ट बनती, लेकिन डिडक्शंस मैं किस में से देता हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम में से। सपोज सपोज कोई एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी। पर डिडक्शंस, हाँ पहले डिडक्शंस वाली चीज ग्रॉस टोटल इनकम में तो जुड़ी हुई है, उसमें से मैं डिडक्शंस देता हूँ। तो इसका हमने डिफरेंस करा था, एग्जेम्पशन द इनकम विच आर एग्जेम्प्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग ग्रॉस टोटल इनकम, वेयर एज डिडक्शंस में देता ही किसी में से हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम में से देता हूँ। डिडक्शंस का जो हमारे सेक्शन है वो चैप्टर 6 है, जिसमें सेक्शन दिए हुए हैं 80C टू 80U एंड सेक्शन 10AA है। वेयर एज एग्जेम्पशन का मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन 10। डिडक्शन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं होती है, सॉरी एग्जेम्पशन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं होती है। डिडक्शन पहले नॉर्मल इनकम में जुड़ती है और फिर उधर से डिडक्शन दी जाती है। अब क्वेश्चन आता था सर ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती थी। बच्चे ग्रॉस टोटल इनकम सारे 5 हेड्स की जो भी इनकम आती थी, प्लस अगर कोई क्लबिंग हो रही है वो आ जाती थी, प्लस कोई मैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कर रहा हूँ तो वो आ जाते थे। उस सब के बाद जो इनकम आती थी वो मेरी आती थी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं डिडक्शंस माइनस कर देता था और उसके बाद क्या आता था मेरा टोटल इनकम। टोटल इनकम पर मैं देता था टैक्स। तो ये याद रखना बच्चे, ग्रॉस टोटल इनकम जो भी हो डिडक्शंस माइनस कर कर मेरी टोटल इनकम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो मैक्सिमम डिडक्शंस विच कैन बी गिवन इज अप टू जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या ये सबको क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट है तो बता दो। क्लियर है ना बच्चे? अच्छा, फिर ये भी बताया था मैंने, जो ये डिडक्शंस है, डिडक्शंस कितने टाइप की होती थी, चैप्टर 6A की। अभी बताते हैं फिर से कौन कौन सी होती थी, चैप्टर 6A की और सेक्शन 10AA की। कहते जो ये डिडक्शन है ना चैप्टर 6A की, ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलनी है। पर ग्रॉस टोटल इनकम में से जब डिडक्शन देनी है तो कौन सी इनकम नहीं लेनी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लेनी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे 112 वाला है चाहे 112A वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लेना सर। पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 111A वाला है, 111A वाला नहीं लेना जो 15% पे टैक्सेबल होता था। वो कौन सा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पर दूसरा कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो लेना ही था। दूसरा मीन्स कुछ भी लैंड बेचकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो मेरी नॉर्मल इनकम में जुड़ता ही जुड़ता है। और उसके बाद अगर स्लैब रेट लगने हो तो स्लैब रेट उसके ऊपर लग जाते हैं, फर्म है तो 30% लग जाते हैं, वो तो आएगा। ये ग्रॉस टोटल इनकम में जब मैं डिडक्शंस माइनस करनी होती है, बिकॉज डिडक्शंस कैन बी गिवन मैक्सिमम अप टू ग्रॉस टोटल इनकम। यही पढ़ाया था, डिडक्शंस कैन बी गिवन मैक्सिमम अप टू ग्रॉस टोटल इनकम एंड मैक्सिमम ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम विच डिडक्शंस कैन बी गिवन डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड क्या नहीं इंक्लूड करता था, डिडक्शन सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं वो लेता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा नहीं लेता था, 112 वाला भी सर, 112A वाला भी सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं लेता था। शॉर्ट टर्म कौन सा नहीं लेता था, शॉर्ट टर्म सर सिर्फ 111A वाला नहीं लेता था सर। लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम जो होती थी तो सर वो भी नहीं लेते थे। क्लियर? इसके लिए अगर आपको डाउट है, मैंने एग्जांपल भी कराया था। एग्जांपल कौन सा हमने करा था, इलस्ट्रेशन 19 ऑन पेज 6.72। उसको दोबारा से देखना हुआ तो दोबारा से आप देख लेना। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अब पूरे चैप्टर की जो समरी दी हुई है वो आपको ये चार्ट में दी हुई है कि हमने चैप्टर 6A की डिडक्शंस पढ़नी है और सेक्शन 10AA की। चैप्टर 6A में कौन सी डिडक्शंस आती हैं सर, 4 कैटेगरी में डिवाइड करा था इसको आपने। डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, जिसमें 80C, CCC, CCD ये सारे सेक्शन आ जाते थे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ये आपको बताया था इनकम से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, पर हमने कौन से पढ़ने हैं, 80JJAA, 80QQB, 80RRB, सिर्फ हमने ये पढ़ने हैं। फिर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, इसके दो ही सेक्शन थे, 80TTA, 80TTB। ये सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से था, ये सेविंग प्लस FD फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन था। अदर डिडक्शन थी 80U और सेक्शन 10AA वाली थी SCZ को एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट हो रहा है और वो उसका पैसा फॉरेन करेंसी में इंडिया में टाइम से आ गया तो ये डिडक्शन मिल जाती थी। अच्छा, डिडक्शंस कैसे मिलेंगी सर, अगर मैं रिटर्न में क्लेम करूंगा
सर अगर मैंने रिटर्न लेट फाइल करी तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ जी बच्चे, अगर रिटर्न आपने लेट फाइल करी डिडक्शन तो भी मिल जाएगी, पर दो डिडक्शंस ऐसी थी जो तो ही मिलेंगी अगर रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करी, वो एक ये वाली थी और सेक्शन 10 AA वाली। इसमें मैंने आपको क्या लिखाया था, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट इज मैंडेटरी। यहाँ पे आपको लिखवाया था कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट इज मैंडेटरी। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं सर डिडक्शंस न्यू टैक्स रेजिम से मिलेंगी कि ओल्ड टैक्स रेजिम से मिलेंगी। बच्चे तो ही बताया था, न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स रेट कम तो डिडक्शंस भी कम, ओल्ड टैक्स रेट में टैक्स रेट ज्यादा तो डिडक्शंस भी ज्यादा। तो सर अब क्या सारी देखना पड़ेगा कौन सी डिडक्शन ओल्ड में मिलती है कौन सी नहीं में, इतनी सारी डिडक्शंस है क्या यही याद करते रहे कौन सी डिडक्शन ओल्ड में मिलेंगी कौन सी न्यू में मिलेंगी? नहीं बच्चे, सिर्फ तीन डिडक्शंस ऐसी हैं जो न्यू में मिलेंगी। अगर न्यू में मिल रही है मीन ओल्ड में तो मिलेंगी, बाकी हमने सारी जो डिडक्शंस पढ़ी हैं वो सारी की सारी सिर्फ ओल्ड में ही मिलेंगी। तीन डिडक्शंस कौन सी थी वो यहाँ लिखी हुई है, 80 CCD 2 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 80 CCH 2 सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू असेसिस अकाउंट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड, और 80 JJAA वो ये क्या था, न्यू एम्प्लॉइज रखते हो तो उसके कारण डिडक्शन मिलती है। 80 CCD 2, 80 CCH 2 और 80 JJAA, सिर्फ तीन डिडक्शन ऐसी थी जो किसमें मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के अलावा, और ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ ये तीन डिडक्शंस हैं जो न्यू में है तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ओल्ड में मिलेंगी मिलेंगी, और इसके अलावा जितनी भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगी, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी। बोलो बच्चे क्लियर है? शुरू करें हम। तो हमने कहां से शुरुआत करी थी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, वो हमने उसके लिए सेक्शन कौन सा लिया था 80C। इसको हमने कहां से करा था, चार्ट से। चार्ट आ जाओ कहां था, पेज 6.20 पर। चलो 6.20 पे चलें फिर। चलो जी, ये शुरू हो रहा है। इसको हमने कहा शुरुआत कहां से करो, प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ना कि हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस 80D में था। प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें बताया था किसके लिए ले सकते हैं, ऑन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, खुद, हिज और हर स्पाउस, और एनी चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल। ये नहीं लिखा डिपेंडेंट चाइल्ड, एनी चाइल्ड। और एचयूएफ के केस में ऑन द लाइफ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ। पर इसमें हमने कहा था लिमिट्स एंड 10%, 15%, 20% वाली। अगर पॉलिसी ली है 31/3/2012 से पहले तो 20% ऑफ प्रीमियम तक ये प्रीमियम रिस्ट्रिक्ट हो जाता था डिडक्शन के लिए। अगर पॉलिसी ली है 31/3/2012 के बाद तो 10% तक प्रीमियम रिस्ट्रिक्ट हो जाता था डिडक्शन के लिए। 10% ऑफ प्रीमियम ऑफ व्हाट सर, 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड तक। पर सर अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसके लिए सर 31/3/2013 के बाद 10% वाली लिमिट 15% कर दी थी अगर कोई डिसेबल्ड है। तो यहां पे हमने लिखवाया था आपको, बट सब्जेक्ट टू लिमिट्स। लिमिट्स लिमिट्स कहां दी हुई थी, इसके लिए लिखवाया था रेफर .3 एंड इलस्ट्रेशन 2 ऑन पेज 6.10 एंड 6.11। क्या यही करा था हमने? तो इसी से रिलेटेड बस ये तो हो गया लाइफ। बस याद रखना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी एंड इंश्योरेंस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड, यही करा था हमने। चलो उसके बाद मैंने कह दिया था आपको कोई भी मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं किसके लिए, डेफर्ड एन्युटी के लिए, कि बाद में एनुअली कुछ अगर मिलता जाए तो उसके केस में भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। सेम इंडिविजुअल हिज और हर स्पाउस की भी कर सकता है या अपने बच्चे की भी कर सकता है। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का इंप्लॉई है, उसकी गवर्नमेंट कुछ पैसा काट रहा है डेफर्ड एन्युटी के लिए, तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। बस उसकी लिमिट थी नॉट मोर देन 1/5 ऑफ सैलरी। अगर ज्यादा दे रहा हूं 1/5 ऑफ सैलरी से तो जो 1/5 के ऊपर दिया है वो इग्नोर हो जाएगा। क्या क्या करा हमने, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड, ये तो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गए। डेफर्ड एन्युटी या डेफर्ड एन्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, उसके लिए लिमिट क्या कर दी, 1/5 ऑफ सैलरी। फिर जो वेलफेयर फंड्स होते थे कौन कौन से होते थे, प्रोविडेंट फंड्स, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड आ गया आम लोगों के लिए, SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और सुपर एनुएशन फंड। ये कौन से होते थे, वेलफेयर फंड होते थे, PPF RPF। इनमें भी जो मैंने पैसा दे दिया अपना वो 80C में उसकी डिडक्शन में ले सकता हूं।
फिर मैंने बताया था सुकन्या समृद्धि अकाउंट, कन्या लड़की के लिए, लड़की की समृद्धि के लिए। इसमें भी अगर मैं अपनी गर्ल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड फ्रॉम होम सच इंडिविजुअल इज द लीगल गार्डियन, उसके लिए अगर मैं इस अकाउंट में पैसा डालता हूं तो मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सर पैसा डालना, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और मेच्योरिटी के टाइम जो मैं अमाउंट रिडीम कराऊंगा वो एग्जेम्प्ट होता है। हाँ जी, मेच्योरिटी के टाइम जो पैसा आप रिडीम कराते हो वो एग्जेम्प्ट होता है। सर वो कहाँ लिखा है, इसके लिए यहाँ आपको लिखवाया था रेफर बॉक्स ऑन पेज 6.14। फिर क्या बोल रहा था, सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये पोस्ट ऑफिस वगैरह से हम जाके सर्टिफिकेट्स ले आते हैं। 5 साल 6 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसको हम बोल देते हैं एनएससी, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी और एनी अदर नोटिफाइड इंश्योरेंस, जबकि हम अभी जो सेक्शन पढ़ेंगे 80 CCC, उसमें लिखा हुआ है एनी एन्युटी प्लान। यहाँ अप्रूव्ड है तो एनी मींस अप्रूव्ड तो आएगा ही आएगा। तो कभी क्वेश्चन में अगर गिवन है तो ऐसे कि पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी, तो उसको मैं जनरली 80 CCC में ले जाता हूँ। तो सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई ईएलएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आपको बताया था इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। तो सरकार कहती है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ही मैंने आपको 80C में डिडक्शन देनी है। तो आजकल म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट बड़ी पॉपुलर हो रही है, पर हर म्यूचुअल फंड की नहीं डिडक्शन दे रहे, स्पेशल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जिसको हम बोलते हैं ईएलएसएसएस, उसके यूटीआई में कर दो, यूटीआई के यूनिट्स ले लूं या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स ले लूं। अब ऐसी कोई नोटिफाइड पेंशन प्लान है इन्हीं म्यूचुअल फंड और यूटीआई का, इधर तो यूनिट्स ले रहे थे, इधर नोटिफाइड पेंशन प्लान। अब कहते हैं घर खरीदोगे, उसका लिए लोन लिया, लोन की जो किस्त दोगे मतलब इंस्टॉलमेंट दोगे रीपेमेंट ऑफ लोन की, उसमें भी डिडक्शन मिल जाएगी। वो कहता है मुझे घर लेना ही नहीं, सरकार कहती है मुझे बाकियों के लिए घर बनाने होते हैं तो उसके लिए मुझे फंड चाहिए, आप मुझे फंड दे दो। वो काइंड ऑफ आपके लिए क्या रहेगा, एक एफडी की तरह ही रहेगा, टर्म डिपॉजिट, पर स्पेशल टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट, नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट। उसमें पैसा जमा करा दो, आप घर नहीं बना रहे, घर के लिए बना रहे हो तो मिलेगी ही मिलेगी, पर आपके पास ऑलरेडी घर है, आप सरकार को दे सकते हो किसी और के लिए घर बनाने के लिए। वो काइंड ऑफ आपका एफडी ट्रीट होएगा, जितने आपने पैसे दे दिए डोनेशन ही माना जाएगा, एफडी ट्रीट होएगा, बाद में आपको वापस भी मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो पैसा दोगे आपको डिडक्शन मिल जाएगी उसकी। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी और अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया इन रिलेशन टू हाउसिंग, हाउसिंग सेम उसको हुडको टाइप को, उसको भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ट्यूशन फीस अपने बच्चों की पे करते हो सर, उसकी भी डिडक्शन। ट्यूशन फीस कौन सी सर, अगर किसी से हम कोचिंग प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं उसको भी मिल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ट्यूशन फीस किसको, टू एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि फुल टाइम एजुकेशन होए, उसकी मिल जाएगी। इसमें बच्चों की भी लिमिटेड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, और कोर्स भी विद इन इंडिया करा होना चाहिए, विद इन इंडिया। स्कूल में जब हम फीस देते हैं उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस, ट्यूशन फीस, उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस वाले कॉम्पोनेंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, फिर ये रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन आपको बता चुका हूँ। और हाउसिंग लोन जब मैं रीपे करूंगा बच्चे, जब मैं रीपे करूंगा तो उसमें हाउसिंग ड्यूटी में स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी दिए होते हैं मैंने, उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी। उसमें मैंने कोई कमीशन दिया है खरीदते वक्त, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। इसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए आपको लिखवाया था रेफर .16 ऑन पेज 6.15, 6.16 एंड 6.17 कि इसमें क्या क्या और इंक्लूड हो जाएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस। सर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, कंस्ट्रक्शन तो होता है बच्चे नया घर, तो वो तो अलाउड हो जाएगा। रिपेयर के लिए लोन लिया और फिर उसकी पेमेंट कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं होएगा। क्लियर है? फिर क्या करा था, सब्सक्रिप्शन टू सर्टन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी अप्रूव्ड एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल बाय अ पब्लिक कंपनी, सर्टन स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स में करता हूं ऑफ एनी अप्रूव्ड एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल बाय पब्लिक कंपनी। सिमिलरली यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल सब्सक्राइब्ड ओनली इन द एलिजिबल इशू ऑफ एनी कंपनी। ठीक है जी। फिर एफडी लेता हूं सर, उस पर भी हो जाएगा? नहीं भैया, स्पेशल टाइप की एफडी पे, वो कौन सी होती है, 5 ईयर की एफडी होती है, और उसको टैक्स सेविंग वाली एफडी कह के ही मुझे लेना पड़ता है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ नबार्ड, उसकी भी 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। पोस्ट ऑफिस से 5 साल की एफडी ले ली, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन ने पैसे लगा दिए, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस टीयर 2, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। ये क्या चीज आ गई बच्चे, एनपीएस में बताया था ना आपको, 2 टाइप के कंट्रीब्यूशन होते थे, एक एम्प्लॉय का और एक एम्प्लॉयर का।
क्या यही बताया था कि नहीं? मेरे को बताओ, ये याद है कि नहीं है? बिल्कुल भूल गए हो? ये याद है ना? तो एक एम्प्लॉयर की तो डिडक्शन मिलती थी 80 CCD 2 में, और ये बताया था ये न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलता है और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी मिलता है। अब एम्प्लॉय की आगे आ गया था Tier 1 कंट्रीब्यूशन होता था, एक Tier 2 कंट्रीब्यूशन होता था। Tier 2 को मैं बोलता था एडिशनल अकाउंट, ये तो मिलती थी सर 80C में, और Tier 1 सर मिलता था 80 CCD 1 में। तो यहाँ आ गया Tier 2 का कंट्रीब्यूशन। अब मुझे ये बताओ, सरकार जनरली क्या चाहती है? लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट चाहती है कि शॉर्ट टर्म की? सरकार तो सर लॉन्ग टर्म ही चाहती है, करे ये थोड़ी आज करे तो सरकार कहती भैया तुमने सीनियर सिटीजन में भी इन्वेस्ट करा, लॉन्ग टर्म के लिए करना। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस में भी करा, लॉन्ग टर्म सरकार ने बोल दिया 5 साल तो इसमें पैसा रखना ही रखना। नहीं रखते सर तो यहाँ लिख लो, रेफर पॉइंट 2 ऑन पेज 6.19। किन दो पॉइंट के साथ लिखवाया? इन दोनों पॉइंट के साथ लिखवाया। इसके साथ भी लिख लो, हाउसिंग लोन के साथ भी, रेफर पॉइंट 2 ऑन पेज 6.19। और सर किन किन के साथ लिख लें? और बताता हूँ किन किन के साथ लिख लो। इन दोनों के साथ भी लिख लो, रेफर सेम पॉइंट 2 ऑन पेज 6.19। और किसके साथ लिख लें? इसके साथ भी लिख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेफर पॉइंट 2 ऑन पेज 6.19। हर को बोल रहा है कि कम से कम, भाई कि ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, 5 साल प्रीमियम तो देना ही देना, एफडी है, कम से कम 5 साल रखना। अगर 5 साल से पहले तोड़वा लेते हो तो पिछले सालों में डिडक्शन ले ली होगी, तो पिछले सालों में जो डिडक्शन ले ली वो जिस साल खत्म करोगे उसको उस साल की डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं रखी। तो कम से कम 5 साल उनमें बोला है, पर सिर्फ LIC के केस में वो 5 साल की जगह है 2 साल। मतलब जब आप प्रीमियम दे रहे हो तो कम से कम 2 साल का प्रीमियम आपने दिया होना चाहिए। बोलो इतनी सी बात क्लियर होगी? सर उसके बाद हमने कौन सा सेक्शन करा था? कोई याद हो, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। सर उसके बाद करा था 80 CCC। वो हमने कहाँ से करा था सर? वो हम चार्ट में आ गए थे, इधर आओ, पेज 6.26 पर आओ। तो पेज 6.26 पे आए थे, मैंने आपको बताया था ये 80C की हमने जो सारी डिडक्शन अभी पढ़ी, इनकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 1.5 लाख। 80 CCC में है कंट्रीब्यूशन टू सर्टन पेंशन फंड, इसमें अप्रूव नहीं लिखा, तो अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड वो दोनों इधर आ जाएंगे, जो अभी आपको उधर डिफरेंस आया। पर इसकी भी अपनी लिमिट क्या है? 1.5 लाख। फिर अभी NPS करा था जिसमें बताया था इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई में क्या थे? Tier 1 था। एम्प्लॉय क्या था? Tier 2 था। Tier 2 तो चले गया NPS उसमें 80C में, और Tier 1 आ गया 80 CCD 1 में। जो ये आ गया सर, इसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चे? इम्प्लॉय भी कर सकता है या नॉन इम्प्लॉय भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर तो इम्प्लॉय कर रहा है तो उस पर लिमिट लगा दी 10% ऑफ सैलरी, और अगर नॉन इम्प्लॉय कर रहा है तो उसकी सैलरी तो नहीं होगी, तो उसकी लिमिट लगा दी 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है बच्चे? और सर अगर 80 इम्प्लॉयर कर रहा है, इम्प्लॉयर मीन्स 80 CCD 2, तो सर 80 CCD 2, तो सर उसकी भी एक तो ये 10% ऑफ सैलरी रखी है, पर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो सैलरी 10% से बढ़कर 14% हो जाएगी, नॉन गवर्नमेंट है तो 10%। इम्प्लॉई इम्प्लॉई तो चाहे गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, हमेशा 10% ही लिमिट रही है। और इन तीनों सेक्शन की आपस में भी कंबाइंड लिमिट 1.5 लाख है, मीन्स इन तीनों की डिडक्शन मिला के कभी भी 1.5 लाख से एक्सीड नहीं करेगी। ये कौन सा सेक्शन कहता है? 80 CCE। अच्छा सर NPS का कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा था आपने बताया था, उसकी इनके 1.5 लाख के अलावा भी, हाँ NPS में जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं मीन्स चाहे मैं इम्प्लॉई हूँ चाहे मैं इम्प्लॉई नहीं हूँ, इम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे यहाँ। यहाँ सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उसकी एक्स्ट्रा 50,000 डिडक्शन मिलती थी इस 1.5 लाख के एक्स्ट्रा। इस 1.5 लाख के एक्स्ट्रा वो कौन सा सेक्शन था? 80 CCD 1B। क्लियर है? यही करा था हमने। फिर हम इसके बाद कौन सा सेक्शन पे आगे थे सर? 80 CCH। ये भी कितने थे सर? 2 सेक्शन थे। 80 CCH, इसका आ गया था 80 CCH 1, 80 CCH 2। सर ये था अग्निवीरों के लिए। अग्निवीर जो आर्मी में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं तो इम्प्लॉयर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो उसका इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 80 CCH 2, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अग्निवीर खुद कंट्रीब्यूट करता है, तो इसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी उसको, जितनी भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करी, इस पे कोई लिमिट नहीं है। और इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी जितनी एम्प्लॉयर ने अमाउंट उसके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करी, और इसकी भी कोई लिमिट नहीं है।
ठीक है जी, बस फर्क ये है 80 CCH2 और यहाँ पर ऊपर जो हमने पढ़ा था 80 CCD2। ये दोनों रिडक्शंस ओल्ड में तो मिलती हैं, साथ में न्यू में भी मिलती हैं। न्यू में तीन ही रिडक्शंस मिलती हैं, एक ये 80 CCD2, एक 80 CCH2 और एक 80 JJA, वो न्यू एम्प्लॉइज वाली थी। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़े। उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद अच्छा एनपीएस में ना एक और चीज भी बताई थी आपको। एनपीएस कहाँ था, एनपीएस कहाँ था पहले तो ये तो बता दो एनपीएस। अरे 80 CCD वाला जो एनपीएस है सर, अगर वो मैं अकाउंट क्लोज करवा देता हूं अपना, या उस स्कीम से बाहर ही निकल जाता हूँ, ये बताया था 6.25 पेज पर लिखा है कि अगर अकाउंट बंद ही करा देता हूँ या उस स्कीम से बाहर निकल जाता हूँ और पैसे विड्रॉ कराता हूँ, तो जो पैसे मैंने विड्रॉ कराए क्या वो टैक्सेबल है? भैया 60% तक तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वो टैक्सेबल है। अच्छा सर, अगर वो मैं अकाउंट नहीं बंद कराता, अभी अकाउंट कंटिन्यू रखता हूँ, स्कीम में पैसे भी देता हूँ, पर कुछ पार्शियल विड्रॉल करा लेता हूँ। पार्शियल विड्रॉ कराएगा तो जितनी अभी तक तूने कॉन्ट्रीब्यूशन दी है उसका 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी एग्जेम्प्ट नहीं है। सर अगर डेथ पर उस पैसा मिला, डेथ पे किसको मिलेगा? फैमिली को मिलेगा। तो सर ये कोई भी क्लॉज नहीं लगेगा। अगर डेथ पे पैसा मिल रहा है उसके नॉमिनी को, तो सारा का सारा ही एग्जेम्प्ट आएगा। हाउएवर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द असेसी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द नॉमिनी। यही बताया था। अब उसके क्या कौन कौन से सेक्शन कर लिए, 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCH, ये सारे हमने सेक्शन कर लिए। अब इसके बाद कौन सा पढ़ा था, 80D मेडिकल वाला। ये सर कहाँ से पढ़ाया था, चार्ट से पढ़ाया था। किस किस के लिए सर मैं पैसा पे कर रहा हूँ? मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम के लिए, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। इन तीनों की मिला के कंबाइंड मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 25,000 मिलेगी। सर प्रीमियम मैं किसके लिए दे सकता हूँ? कंबाइंड लिमिट अपने लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए। यहाँ डिपेंडेंट है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ चाइल्ड लिखा था, उधर कोई डिपेंडेंट वर्ड नहीं यूज था। या अगर एचईएफ डिडक्शन ले रहा है तो वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए दे सकता है। सर अपने लिए तो प्रीमियम पे कर रहा हूँ 20,000 जो कि 25,000 से नीचे है, वाइफ के लिए प्रीमियम पे कर रहा हूँ 15,000 जो कि 25,000 से नीचे है, तो मतलब 35 की डिडक्शन मिल जाएगी, 35,000 की नहीं। सबका कंबाइंड मिला के उसको 25,000 तक रिस्ट्रिक्ट करना है। सबका कंबाइंड सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स के लिए सेपरेट लिमिट देखनी है। सेम चीज पेरेंट्स के लिए भी सेपरेट देखनी है, उनके लिए भी लिमिट क्या है? 25,000 ही है। ठीक है जी। पर सर अगर पेरेंट्स में किसी की भी एज 60+ होगी, चाहे फादर की या मदर की, तो ये 25,000 की लिमिट बढ़कर हो जाएगी 50,000। बस प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, वो सीनियर सिटीजन हो जाए, मीन 60 साल से ऊपर, प्लस वो रेजिडेंट इन इंडिया है। नॉर्मल में रेजिडेंट नहीं लिखा, अगर लिमिट बढ़ानी है तो लिखा है रेजिडेंट इन इंडिया होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? सेम अगर मैं सर खुद 60 का हो जाऊं, या हस्बैंड वाइफ में से कोई एक भी 60 का हो जाए, तो उसके लिए भी लिमिट 50 होगी, 25 से बढ़कर 50,000 होगी। क्लियर है? तीनों की मिला के, ये प्रीमियम वाली भी, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वाली भी, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी। पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए एक और लिमिट इसके ऊपर लगा दी, ये कभी भी 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कभी भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मीन्स नॉर्मल आप अपने टेस्ट करा लिए, कुछ करा दिए हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर है? पर कहते हैं ये डिडक्शन तो ही मिलेगी। प्रीमियम कैसे देना चाहिए? बाय वे अदर देन कैश, अदरवाइज देन वे ऑफ कैश, मीन्स अकाउंट से पे करा होना चाहिए। पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सर नॉर्मल टेस्ट कराने जाता हूँ, वो कैश में हो सकते हैं, बाकी चीजें कैश में नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम डिडक्शन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए सर कहाँ लिखी है? वो ये लिखी है। सर अगर कोई भी बंदा 60 साल से ऊपर हो गया, कई बार मेडिकल इंश्योरेंस वाले उसकी हेल्थ इंश्योरेंस करते ही नहीं, उस केस में वो बीमार हो जाता है तो उसका मेडिकल खर्चा होएगा? हाँ जी होएगा। तो सर उसकी क्या लिमिट है? उसकी आपस में अपने आप में ही 50,000 है, प्रोवाइडेड आप 60 साल से ऊपर हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, और आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई। आप क्यों नहीं लेते? या तो कंपनी नहीं देती कई बार आपको, या उसका प्रीमियम इतना हाई होता है आप खुद नहीं लेना चाहते। पर अगर सपोज एक हस्बैंड तो है 61 का, और उसने लाइफ इंश्योरेंस 61 ईयर्स, और उसको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिला। वाइफ है 59 ईयर्स की, और उसको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मिला हुआ है। प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं उसका, वाइफ का 39,000। हस्बैंड का मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है, एक्सपेंडिचर और प्रीमियम में फर्क समझ रहे? प्रीमियम तो होता है मैंने लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम दिया, और
जो एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस मिला नहीं, उसके कारण हॉस्पिटल में खर्चा हुआ, और हॉस्पिटल में खर्चा आ गया 25,000। अब सर क्या इसकी 50,000 लिमिट अलग देखूंगा, इसकी नहीं, नहीं तो भी दोनों की कंबाइंड ही लिमिट देखी जाएगी 50,000, क्योंकि एक जना 61 ईयर्स का हो गया। क्लियर? यही आपको सब बताया, और तो कुछ नहीं बताया इसमें। फिर मैंने बताया था सर, अगर मैं लमसम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता हूँ, सपोज 1/4/23 को पॉलिसी ली 3 साल की, और तीनों साल का 75,000 पे कर दिया, तो ये देखो ये पॉलिसी मतलब कब तक है, 30/3/2026 तक। इस बिटवीन कितने प्रीवियस ईयर आ गए, 23, 24, 24, 25 एंड 25, 26। जितने प्रीवियस आ गए उतने से डिवाइड कर दो, और उतने उतने सालों में उतनी डिडक्शन ले लो। पर कई बार होता है, मैंने 1/4 को नहीं पॉलिसी ली, 1/5/23 को ले ली। सेम एग्जांपल लो, 3 साल की पॉलिसी कब मैच्योर होगी, 30/4/26 को। अब देखो कितने प्रीवियस आ गए सर, एक तो 23/24 आ गया, एक 24/25 आ गया, एक 25/26 आ गया, एक 26/23 भी तो आ गया, क्योंकि पॉलिसी 3 साल तक थी, अप्रैल अप्रैल इज 26/27। तो 4 साल हो गए। हमने सर किससे डिवाइड करना है, टोटल प्रीमियम को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर करने हैं। तो हर साल में बाकी उस डिडक्शन को हम बांट देंगे। बोलो इतनी सी बात क्लियर है? फिर क्या करा था मैंने, 80 डी डबल डी मीन्स डिपेंडेंट डिसेबल्ड, डिपेंडेंट डिसेबल्ड, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। सर डिपेंडेंट कौन हुआ इसमें, डिपेंडेंट बच्चे वो हुआ कि जो मेरा स्पाउस डिपेंडेंट हो गया, मेरे चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, बस स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूड नहीं करे हमारे। समझ पा रहे हो ना, ग्रैंड पेरेंट्स तक भी इंक्लूड इसमें नहीं करे। डिपेंडेंट जो हमने बोला था क्या रहेगा, इंडिविजुअल के केस में स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। यही बोला था। इसमें डिडक्शन की लिमिट क्या बताई थी, इसमें बताया था 75,000। और अगर सेवियर डिसेबिलिटी है, सेवियर डिसेबिलिटी मींस 80% और दी मोर डिसेबिलिटी, तो फ्लैट डिडक्शन 125। फ्लैट डिडक्शन का मतलब अगर मैं डिपेंडेंट डिसेबल्ड की कोई देख रेख कर रहा हूं, उसके लिए कोई खर्चा कर रहा हूं उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का, या उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी ले रहा हूं, तो उसमें अगर कुछ भी खर्चा कर रहा हूं, सपोज खर्चा तो करा 20,000 का, तो भी फ्लैट डिडक्शन मिलेगी 75,000 की। या अगर सेवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की। बाकी हर जगह हमने जब डिसेबिलिटी पढ़ी है, हमने कहा था दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, अगर इससे कम खर्चा करा है तो कम की डिडक्शन मिलेगी। पर नहीं, एक सेक्शन 80 था, और एक इससे मिलता जुलता सेक्शन 80 था, जिसमें यही दो डिडक्शन थी, 75,000 और 1,25,000 की। दोनों में फ्लैट डिडक्शन मिलती है। पर 80 में था डिपेंडेंट डिसेबल्ड, मींस जो डिसेबल है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। 80 कहता था बंदा खुद डिसेबल्ड है, बस ये फर्क था। क्लियर है? आगे बढ़ लें। 80 हमने कर लिया, उसके बाद था 80 ये बस स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए जो बीमारियां थी। इसमें डिपेंडेंट सेम डेफिनेशन, एचईएफ के लिए मेंबर। और मैंने आपको बताया था जो डिडक्शन की अमाउंट है फॉर नॉर्मल सिटीजन इट वाज 40,000, फॉर सीनियर सिटीजन इट वाज 1 लाख। ये मैक्सिमम लिमिट थी, मीन जितना खर्चा करा या तो उतने की डिडक्शन मिलेगी, और खर्चा अगर इन लिमिट से ज्यादा है तो दिस इज दी मैक्सिमम डिडक्शन विच ही और शी कैन अवेल। बोलो 80D वाली सारी लिमिट क्लियर होगी। उसके बाद हम किस पर आ गए थे, उसके बाद हम आ गए थे 80E। ई वाले सेक्शन कौन से थे बच्चे, ई वाले सेक्शन सारे थे इंटरेस्ट से रिलेटेड, ई, ये सारे किससे थे, इंटरेस्ट। 80E शुरू होता था, इंटरेस्ट किस लिए, लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट। लोन किस लिए लिया है, हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन का मतलब क्या था, जो +2 के बाद कर रहा हूं और गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज करा हुआ है, यही था मेरा हायर एजुकेशन का मतलब। ठीक है, तो लेकिन सर लोन किसकी एजुकेशन के ले रहा हूँ, खुद की नहीं, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल और द स्टूडेंट फॉर होम ही और शी इज द लीगल गार्डियन। क्लियर है? बोलो बताओ, कुछ भी अगर डाउट है इसमें। एलिजिबल असेसी कौन था, प्रोवाइड्स डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन पेड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर। द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर द परसुइंग हिज, अपनी खुद की एजुकेशन, और फॉर द पर्पस ऑफ हिज और हर रिलेटिव, रिलेटिव मींस स्पाउस और बच्चा। क्लियर? पीरियड ऑफ एजुकेशन कहते हैं जब 8 सालों के लिए मिलेगा। 8 साल में कौन सा साल आ जाएगा, एक तो जिस साल मैंने इंटरेस्ट देना शुरू करा, और उसके अगले 7 साल। The assessment year relevant to the previous year in which the assessee starts paying the interest, और उससे अगले 8 साल। सपोज मैंने 10
लोन तो लिया है 12 साल का, पर आज से इंटरेस्ट पे शुरू कर रहा हूं तो 8 साल की डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम। पर साल जो 8 साल शुरू आएंगे वो तब से देखनी है जब से मैं इंटरेस्ट पे करना शुरू करूंगा। सपोज कई बार ना स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए खुद लोन ले लेता है, पर वो कहते हैं मेरा 3 साल का कोर्स है, मैं लोन रीपे कब करना शुरू करूंगा, 3 साल बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी। तो जॉब लगी 3 साल बाद, इंटरेस्ट पे करना शुरू करा 3 साल से बाद, तो जिस साल से इंटरेस्ट पे शुरू करना करा उसको पहला साल मानूंगा, और उससे अगले 7 साल यानी कि 1 + 7 टोटल 8 ईयर्स के लिए इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लोन किससे लिया होना चाहिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, या एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। ठीक है जी। फिर अगला 80 इंटरेस्ट किसके लिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए इंडिविजुअल ने लिया है। इसमें कंडीशन क्या थी, घर की कीमत वैल्यू ऑफ हाउस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50 लाख। लोन कितने का लिया होना चाहिए, 35 लाख और उससे कम का। लोन शुड बी सैंक्शन, डिसबर्स नहीं लिखा, डिसबर्स होता है दे दिया, सैंक्शन मींस अप्रूव हो गया। लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर 16 साल। अगर सैंक्शन अब हो गया, चल तो अब भी रह सकता है ना, हाउसिंग लोन कई बार 10 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, तो उसका इंटरेस्ट तो मैं आज भी पे कर रहा हो सकता हूँ चाहे सैंक्शन 16-17 में हो गया था, और उस साल असेस थी और कोई रेजिडेंशियल घर ना लेता हुए। यही हमने पढ़ा था 80 पर इसमें पढ़ा था मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 50,000 की। क्या 24 हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में, सेक्शन 24 था हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में, जो 2 लाख तक की इंटरेस्ट मिलती थी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ओल्ड टैक्स रेजिम में, वो मिलेगी। हाँ जी वो तो मिलेगी, ये 50,000 की इंटरेस्ट उससे ऊपर है। लोन किससे लिया होना चाहिए सर, बैंक से ले लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ले लो, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले लो। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का क्या मतलब सर, जिसका मेन काम ही हाउसिंग के या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देना है। फिर सर उसके बाद आया 80EE। पहले 80EE में क्या बोलता था, कहता था घर की कीमत वैल्यू ऑफ द हाउस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50,000, पर यहाँ बोलता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 लाख। 80EE में कोई डिडक्शन नहीं दी होनी चाहिए। 80EE में कहता था लोन कब लिया होना चाहिए, लोन सैंक्शन होना चाहिए प्रीवियस ईयर 16-17। यहाँ कहता है लोन सैंक्शन कब होना चाहिए, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2022 तक, एंड द इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सेक्शन। 80EE में कहता था मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 50,000 की। 80EE में कहते हैं मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख की। क्लियर है। और 24B में जो 2 लाख की मिलती है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। इसमें भी सेम, लोन किससे ले सकते हैं, बैंक, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले सकते हैं। बोलो क्लियर है। उसके बाद आ गया था इंटरेस्ट किस लिए लिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, सेक्शन 80EE। लेकिन कहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन कब सैंक्शन हो जाना चाहिए, डिसबर्स नहीं लिखा, सैंक्शन 1/4/19 से 31/3/2023 से। लोन या तो बैंक से ले लिया है या एनबीएफसी, ऊपर कहीं भी एनबीएफसी नहीं था, यहां था कि एनबीएफसी से भी ले लिया। एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, चाहे वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है चाहे नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, और लोन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिया है। इसमें भी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख की। बोलो बच्चे क्लियर। उसके बाद चले आगे। उसके बाद हमने कौन सा सेक्शन करा, 80G डोनेशन। मैंने आपको कहा डोनेशन को, डोनेशंस को 80G इज फॉर डोनेशंस। डोनेशंस को 4 कैटेगरी में बांट देना, 100%, 50%, 100%, 50%। पर ये था 150% विदाउट एनी लिमिट, ये था 100 और 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। लिमिट क्या थी, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड जीटीआई, ये इसकी लिमिट थी। तो चलो पढ़ना शुरू करें। 100% विदाउट लिमिट में जनरली कौन से आते थे, नेशनल से रिलेटेड। सिर्फ एक नेशनल से रिलेटेड था जो 50% विदाउट लिमिट में आता था, वो था ड्रॉट वाला। ड्रॉट वाला पहले वही पढ़ ले कौन सा था, उसमें एक ही था, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। वो 50% विदाउट डिडक्शन, बाकी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड, नेशनल से रिलेटेड, ये सब 100% विदाउट एनी लिमिट में। कौन से थे, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड, अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड, नेशनल 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 चिल्ड्रन फंड, नेशनल फाउंडेशन फंड, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड, ये सब हमने पढ़े। फिर प्राइमरी एजुकेशन इन विलेजेस, उसके लिए कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये मेरे हेल्थ से रिलेटेड आ गए थे। आर्मी अगेन नेशनल आ गया।
फिर पीएम केयर्स फंड बना था कोविड के टाइम, वो आ गया। गंगा को क्लीन करने के लिए जो फंड बना था, स्वच्छ भारत फंड, उसके लिए मैं कुछ डोनेशन दे रहा हूँ। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, ये सारे किसके लिए आगे थे? ये आगे थे एटीजी में 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट में सिर्फ ड्रॉट वाला, फिर 100% विद लिमिट, इसमें बताया था फैमिली प्लानिंग या कंपनी किसको दे दिया है, इंडियन ओलंपिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एंड 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट एनी इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पस, एनजीओस वगैरह हमने कहा, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ चैरिटेबल पर्पस अदर देन फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग 100% वाले में आ गया था। यही करा था हमने। फिर और क्या करा था, एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ हाउसिंग, घर से रिलेटेड, माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड, और टेम्पल्स की रेनोवेशन वगैरह के रिलेटेड, या हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस की रेनोवेशन के रिगार्डिंग, यही करा हमने। और 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होती है ग्रॉस टोटल इनकम लो, उसमें से चैप्टर 6 से की सारी डिडक्शन माइनस कर दो, बस 80G की ना करना। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ट्रिपल 1A वाला, नॉर्मल नहीं ट्रिपल 1A वाला, लॉन्ग टर्म डबल वन टू ए वाला, वो क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर जो एडजस्टेड क्रॉस टोटल इनकम आई उसको 10% एडजस्ट कर दो। और कहते हैं डोनेशन अगर कैश में देनी है, 2000 से नीचे नीचे है वो तो कैश में दे सकते हो, 2000 के ऊपर कैश में नहीं दे सकते हो। ये क्लियर हो गया। 80G करा, फिर हम आगे 80 डबल G, ये था रेंट। भैया रेंट पे करते हो उसकी डिडक्शन, इसमें हमने कहा था सर ये तो एचआरए में भी पढ़ाई थी। हाँ, एचआरए पहली बात तो किसके लिए था, इंप्लॉइज के लिए था, और वो सब इंप्लॉय को नहीं मिलता, क्योंकि एचआरए की खुद की लिमिट क्या होती है डिडक्शन देने के लिए, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव, फर्स्ट लिमिट ही होती है। अब किसी को अगर एचआरए नहीं मिल रहा, ये जीरो होगी, तो लोअर ऑफ दी 3 लिमिट देखते थे, तो उसको एचआरए की कभी भी एग्जेम्पशन ही नहीं मिलेगी। तो कहते वो वाले इंप्लॉइज जिनको एचआरए मिल ही नहीं रहा, या बिजनेसमैन जो रेंट पे दे रहा है, उसके लिए ये सेक्शन बना है कि उसको 80 डबल G में डिडक्शन मिल जाएगी। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ही क्या है, उसको एचआरए नहीं मिल रहा होना चाहिए, उसको एचआरए नहीं मिल रहा होना चाहिए। और इसकी लिमिट क्या पड़ी थी हमने, कहते लोअर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम, टोटल इनकम इज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस, बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन ऑफ 80 डबल G, मींस सारी डिडक्शन माइनस कर देना, बस 80 डबल G की डिडक्शन ना माइनस करना। जो टोटल इनकम आएगी उसका 10% कर देना, और उस अमाउंट को एक्चुअल रेंट में से माइनस कर देना। एग्जाम्पल भी हमने नीचे करा था, अगर करना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। 25% ऑफ सच टोटल इनकम, यही वाली टोटल इनकम का 25%, और 5000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, उतनी डिडक्शन दे देना। मींस मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल G कैसे कितनी हो सकती है, 5000 इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000, 60,000 से ज्यादा तो कभी भी नहीं हो सकती। वाई, बिकॉज लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग है। क्लियर। फिर करा 80 डबल G डबल A, साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई आप डोनेशन दे रहे हो तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। सब वो तो बिजनेस हेड में भी मिलती थी, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, आउटसाइडर को पैसा दे रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं जो अगर तो बिजनेसमैन को मिल रही है वो इस सेक्शन में नहीं आ रहा, पर जरूरी थोड़ी है डोनेशन बिजनेसमैन ही देता है, एक इंडिविजुअल भी दे सकता है, एक सैलरीड एम्प्लॉयड भी दे सकता है, तो वो डिडक्शन कहाँ ले, वो यहाँ पे ले ले 80 डबल G में। बोलो कोई डाउट इसमें आ रहा है? क्लियर है ना। बस इसमें भी जो डोनेशन है 2000 से ज्यादा कैश में नहीं देनी चाहिए, और जो पीजीपीपी में ले रहा है वो तो यहाँ फॉल ही नहीं कर रहा है। क्लियर। फिर आई 80 डबल G भी, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे रहा है फॉर एनी सम पेड इन द प्रीवियस ईयर बाय द इंडियन कंपनी। डोनेशन दे कौन रहा है, कंपनी दे रहा है, तो कहते हैं उसको भी अलाउ हो जाएगी। पर डोनेशन कैश में देनी चाहिए नहीं, इसमें 2000 की कोई लिमिट ही नहीं है, इसमें कहते हैं बस अदर देन कैश देनी चाहिए, लेकिन कैश में दी तो नो डिडक्शन विल बी अलाउड। अब कहते हैं हमने बिजनेस हेड में पढ़ा था, अगर मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे दिया अपनी एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, वो क्या कंसिडर होता था, वो यही कंसिडर होता था पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे दी है, तो तब उसकी डिडक्शन ही मिलती थी, यहाँ 80 डबल G में मिल जाएगी। कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, ये मतलब है क्लियर, पॉलिटिकल पार्टी मींस वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। ऊपर कह रहे थे कौन डोनेशन देगा, ऊपर कह रहे थे कंपनी डोनेशन देगी पॉलिटिकल पार्टी को। इधर हम क्या कह रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में 80 GGC में, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर। ये हमने कर ली कौन सी पूरी चैप्टर 6A में, जो इनिशियल चार्ट पढ़ा था, 4 पॉइंट पढ़े थे, डिडक्शन रिलेटेड टू सर्टन पेमेंट्स, वो यहाँ पर खत्म होगी। फिर पढ़ा था डिडक्शन इन रिलेटेड टू सर्टन इनकम, सर्टन इनकम में 80 डबल J डबल A पहला सेक्शन आ गया।
ये कहते हैं जो भी बंदा न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, बिजनेसमैन न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, उसके बदले उसको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी। P&L में तो सैलरी की डिडक्शन लेगा ही लेगा, उसके अलावा उसको एनकरेज करने के लिए 80JJAA में एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी। वो एक्स्ट्रा डिडक्शन कितनी है? 30% ऑफ एडिशनल इम्प्लॉय कॉस्ट। सर एडिशनल इम्प्लॉय कॉस्ट के लिए मानेंगे? एडिशनल इम्प्लॉय कॉस्ट उसी के लिए मानेंगे जिस अब नए इम्प्लॉयर्स नंबर में इंक्रीज हुए, ना कि अमाउंट में। अमाउंट में तो सपोज पहले 10 इम्प्लॉय थे, अब भी 10 इम्प्लॉय हैं, पहले 10 इम्प्लॉय को सैलरी देते थे 10 लाख, अब बढ़ा कर दी 11 लाख। एडिशनल इम्प्लॉय कॉस्ट इसको नहीं बोलते कि 1 लाख बढ़ गई। वो तभी बोलेंगे जब ये 10 से इम्प्लॉइज 12 ज्यादा होंगे, जो 2 इम्प्लॉइज ज्यादा है उनको जो पैसा दिया उसको एडिशनल इम्प्लॉय बोलेंगे। सर 2 इम्प्लॉइज कब से देखेंगे? अगर ये प्रीवियस ईयर है 23-24, तो पिछला साल देखो, प्रीवियस ईयर 22-23, 22-23 का लास्ट डे देखो 31/3/2023। इस दिन कितने इम्प्लॉइज थे? अगर इस दिन 10 थे, तो इससे अगर बढ़ गए इस साल इम्प्लॉइज, तो मीन्स मैंने न्यू इम्प्लॉइज हायर कर लिए। अब ये बहुत हाई फाई इम्प्लॉइज नहीं थे, ये वो वाले इम्प्लॉइज थे जिनकी सैलरी 25,000 से नीचे है, एडिशनल इम्प्लॉइज, उन्हीं के बदले हमें डिडक्शन मिलेगी। सर डिडक्शन कितनी मिलेगी? जितनी इन इम्प्लॉइज को, एक्स्ट्रा इम्प्लॉइज को जो मैंने पैसा दिया एक्स्ट्रा सैलरी का, उसका 30% अमाउंट मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन सर कितने साल मिलेगी? 3 साल। एक तो ये वाला साल और इससे आने वाले 2 साल और, डिडक्शन टोटल 3 साल मिलेगी। बोलो इतनी सी बात समझ आ रही है? और क्या कोई कंडीशन थी सर में? हाँ जी सर, और इसमें कंडीशन थी, अगर कोई बंदा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कोई इंप्लॉई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसको एडिशनल इंप्लॉई नहीं मानेंगे। अगर कोई बंदे का सारा प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे कर रही है, उसको भी नहीं एडिशनल इंप्लॉई मानेंगे। और वो बंदा कम से कम साल में 240 दिन तो काम करा होना चाहिए, तो ही उसको एडिशनल इंप्लॉई मानेंगे। सर अगर 240 दिन से काम नहीं करा तो एडिशनल इंप्लॉई उस साल तो नहीं मानेंगे, अगले साल जब 240 दिन काम कर लेगा तो उसको एडिशनल इंप्लॉई मान लेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन था, एक 240 दिन रिड्यूस होकर 150 दिन हो जाएंगे अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेसमैन है, वो किस में है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट्स, एप्रल एप्रल कपड़े वगैरह। ठीक है, यही सब पढ़ा था हमने, तो चलो फटा। और कहते हैं ये किसके लिए होएगा 80JJAA? वो वाला बिजनेसमैन जिसके ऊपर सेक्शन 44A अप्लाई हो रहा है। 44A अप्लाई होने का मतलब उसका टैक्स ऑडिट हो रहा है। टैक्स ऑडिट कब तक होता है? 30 सितंबर तक। उसके लिए मीन्स उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट भी लेनी पड़ेगी। और कहते हैं बिजनेस अगर नया बना रहे हो, तो जो नया बिजनेस है उसके लिए तो जितने इंप्लॉइज होंगे वो सारे ही नहीं होंगे, तो उसको तो 30% डिडक्शन मिल जाएगी। पर कहते हैं नया बिजनेस किसी पुराने बिजनेस को तोड़ के नहीं बनना चाहिए, स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर से नहीं बनाना चाहिए। इज नॉट एक्वायर्ड बाय द एसएससी बाय वे ऑफ ट्रांसफर। क्लियर है? डिडक्शन कितनी मिलेगी? 30% ऑफ एडिशनल इम्प्लॉय कॉस्ट। एडिशनल इम्प्लॉय कॉस्ट अगर कोई इम्प्लॉइज इंक्रीज ही नहीं हुए तो नील होएगी। ठीक है, और कहते हैं कैश में अगर सैलरी दे दी ना, चाहे जितने मर्जी इंप्लॉइज इंक्रीज हो गए, उनको कैश में सैलरी दे दी, तो एडिशनल इम्प्लॉय कॉस्ट जीरो ही होगी। कैश में सैलरी नहीं देनी, अकाउंट से सैलरी देनी है। क्लियर? और कहते हैं एडिशनल इम्प्लॉय से क्या क्या एक्सक्लूड कर दो? वही जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, जिसका सारा कंट्रीब्यूशन, इंटायर कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में कौन दे रहा है? गवर्नमेंट में दे रहा है। जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको भी एक्सक्लूड कर दो, और जिसने 240 दिन से कम काम करा है उसको भी एक्सक्लूड कर दो। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्रल, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स में है, तो 240 दिन से रिड्यूस होकर 150 दिन हो जाएगा। बोलो क्लियर? और एमोल्यूमेंट्स में क्या लेना है? मीन 30% ऑफ एमोल्यूमेंट्स हम एडिशनल डिडक्शन ले लेना, कह रहे हैं एनी सब। बस क्या एक्सक्लूड कर देना? जो प्रोविडेंट फंड वगैरह में कंट्रीब्यूट करा है, और जो रिटायरमेंट या टर्मिनेशन के टाइम जो बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, उसको एक्सक्लूड कर देना। इलस्ट्रेशन हमने करी थी, ये आप देख सकते हैं उसको और अपने रेफरेंस के लिए। बोलो क्लियर है बच्चे? फिर क्या करा था हमने? 80 RRB, इसमें हमने कहा था पेटेंट्स की, इसमें हमने क्या बोला था? पेटेंट्स की रॉयल्टी पर। उससे पहले एक था 80QQB, ये कहता था ऑथर्स को जो रॉयल्टी मिल रही है, पर ऑथर्स कौन से? ऑथर्स इसने बोला था अदर देन टेक्स्ट बुक वाले ऑथर शैल नॉट इंक्लूड टेक्स्ट बुक वाली रॉयल्टी। जिस टेक्स्ट बुक मीन्स जो स्कूल में गाइड्स, कमेंट्रीज, ब्रोशर, डायरीज, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल, पैम्फलेट्स वगैरह के लिए दी जा रही है रॉयल्टी। तो कहते हैं ऑथर से हमको रॉयल्टी मिलती है। किसी ऑथर ने बुक लिख दी, या तो वो पब्लिशर को कह सकता है ये ले पब्लिशर तू छाप, जो प्रॉफिट होएगा तुझे, मुझे तो लमसम रॉयल्टी दे दे 15 लाख। तो रॉयल्टी लमसम में भी मिल सकती है, या रॉयल्टी
कुछ, वो कहता है जितनी बुक्स मिलेंगी उसके ऊपर कुछ परसेंटेज मुझे तो रॉयल्टी देता रहेगा। तो जो भी रॉयल्टी मिली उसके इनकम आई, जितनी भी रॉयल्टी, उससे मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 3 लाख। ये TQQ भी बोलता है। पर कहते हैं अगर तो लमसम में रॉयल्टी ले रहे हो चलो तो 3 लाख मिल ही जाएगी। अगर परसेंटेज में रॉयल्टी ले रहे हो, वो परसेंटेज 15% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए। पर सर अगर मैंने बुक फॉरेन में दे दी तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी, कहते हैं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। पर फॉरेन से एग्जेम्पशन तो ही मिलेगी जो मेरे को फॉरेन करेंसी आनी है, वो साल खत्म होने के एंड के 6 महीने के अंदर अंदर आ जाए। सपोज 23-24 में मुझे रॉयल्टी मिली, 23 फॉरेन से रॉयल्टी मिलनी है, तो 23-24 देखो कब खत्म होता है, 31/3/2024। इसमें 6 मंथ्स प्लस कर दो, यानी कि 30/9/2024 तक जो फॉरेन एक्सचेंज थी वो इंडिया में आ जानी चाहिए, तो ही मुझे डिडक्शन मिलेगी। ये लिखा है विद इन 6 मंथ्स पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आपको बोला था उसके लिए ये इलस्ट्रेशन भी एक बारी जरूर सॉल्व कर लेना, बोला था ये वाली चीज। चलो ठीक है, आगे बढ़े। सेम कंसेप्ट, लाइक ये तो मेरा क्या था, ये मेरा था क्यूक्यू भी रॉयल्टी ऑथर्स पे। अगला आ गया रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, सेम कंसेप्ट, पेटेंट्स में कराता हूँ उसके लिए मुझे रॉयल्टी मिलती है, इसमें भी मैक्सिमम 3 लाख की डिडक्शन है। फॉरेन से पैसा आना है तो 6 महीने के अंदर आ जाए फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसमें 15% वाला कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था डोनेशन, या जो एक बारी समरी चार्ट पर ही आ जाओ कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पेमेंट। अदर पेमेंट के लिए हमने क्या करा था, सेविंग बैंक वाला इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट मिलता है। अब मैं सेविंग अकाउंट खोलता हूँ और अगर मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती थी, 10,000। मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट मिलती थी, इंडिविजुअल और HGF को मिलती थी। इधर कुछ नहीं लिखा कि वो सिर्फ रेजिडेंट को मिलती थी कि नॉन रेजिडेंट को मिलती थी। पर अगर बंदा सीनियर सिटीजन हो गया और सीनियर सिटीजन के साथ वो रेजिडेंट भी है तो ये लिमिट इंक्रीज हो जाती थी, इंक्रीज होके 10,000 की लिमिट हो जाती थी बच्चे 50,000। और 10,000 की लिमिट तो थी सिर्फ सेविंग अकाउंट पर 50,000 की जो लिमिट है वो डिपॉजिट पे है। डिपॉजिट्स इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट पर मिलती किसको थी, सिर्फ रेजिडेंट और सीनियर सिटीजन को 50,000 की लिमिट मिलती थी। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखवाया था इलस्ट्रेशन 19 भी देख सकते हैं आप, और इलस्ट्रेशन 20 भी देख सकते हैं ऑन पेज 6.72 एंड पेज 6.73। ठीक है, फिर हम आगे थे 80U। 80U 80DD की तरह ही है, इसमें भी फ्लैट डिडक्शन मिलती है 75,000 की और 1,25,000 की, चाहे खर्चा करे चाहे नहीं मिलेगी। बस 80DD क्या कहता था, डिसेबल मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें बंदा खुद डिसेबल्ड है, एनी पर्सन हु इज डिसेबल्ड। लेकिन उसमें भी यही था, सर्टिफिकेट ले लेना मेडिकल अथॉरिटी से, और इसमें भी यही है। क्लियर। सेक्शन 10AA क्या बोलता था, सेक्शन 10AA कहता था कि जो SCZ, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल बंदा नहीं, SCZ में जिसका यूनिट है अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। क्योंकि बंदा कहता है एक्सपोर्ट करो फॉरेन करेंसी आनी चाहिए, तो कंडीशन एक तो क्या रहेगी, फॉरेन करेंसी आनी चाहिए। कब आनी चाहिए, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम दी एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आ जानी चाहिए। और प्रॉफिट डिडक्शन किससे मिलेगी, प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। अगर एक SCZ का एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंडिया में भी माल बेच रहा है, ठीक है जी, तो और टोटल प्रॉफिट इसका आ गया 6। तो एग्जेम्पशन किसकी मिलेगी, सिर्फ एक्सपोर्ट वाले प्रॉफिट की। तो टोटल प्रॉफिट ये आ गया, एक्सपोर्ट वाला प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। क्लियर। इसके लिए हमने इलस्ट्रेशन भी आपको बोला था सॉल्व कर लेना। कौन सी इलस्ट्रेशन बोला था, इलस्ट्रेशन 21 ऑन पेज 6.84 प्लस क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज 6.84 ऑन पेज 6.102 बोला था। सर लेकिन क्वेश्चन आ गया, मतलब आज SCZ यूनिट लगा लिया और एक्सपोर्ट कर रहा है तो आने वाले 40, 50, 100 सालों तक डिडक्शन लेता है जब तक वो एक्सपोर्ट कर रहा है, नहीं। अगर आज यूनिट लगा लिया, एक तो मैक्सिमम डिडक्शन कितने सालों तक मिलेगी, 15 सालों तक। वो भी किसके मिलेगी, जो एक्सपोर्ट कर दिया उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो। 15 साल को भी 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, पहले 5 साल तो 100% डिडक्शन, उससे अगले 5 साल 50% डिडक्शन, और उससे अगले 5 साल 50% तो मिलेगी बट सब्जेक्ट टू अगर कोई रिजर्व में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है।
इसके लिए भी आपको बताया ऑडिट कराना जरूरी है। ऑडिट कराओगे तो सीए की रिपोर्ट लगेगी। ऑडिट कब कराना है? सेक्शन 44 AD में। और इसकी रिटर्न ऑफ इनकम भी ड्यू डेट से पहले फाइल करना बहुत जरूरी है। क्लियर? डिडक्शन टॉपिक आपका समराइज, डिडक्शन टॉपिक की समरी ये होगी आपकी खत्म। ओके।